हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में राजने पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने विभिन्न धर्म ग्रंथों में संकलित राजने पर बात की थी, जिसमें हमने मनुस्मृति, रामायण और महाभारत काल में राजने पर चर्चा कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल में और शुक्र नीति सार में, सोमदेव सूर्यकृत नीति वाक्यामृत में और कामंदक द्वारा रचित कामंदकीय नीतिसार और द्रविड़ साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ कुराल में राजने के जो विवरण मिलते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मौर्यकालीन राजने के बारे में। मौर्य काल भारतीय राजने का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों इस काल में न केवल अंतर्राज्यीय संबंध बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी विकसित हो चुके थे। दूतों का स्थायी और अस्थायी दोनों ही रूप से आदान प्रदान किया जाता था। इसका उदाहरण हमें मिलता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज का आना और समुद्रगुप्त के दरबार में सिंघल राजा के दूतों का आना। इसी प्रकार भारत की ओर से भी चीन और रोम को दूत भेजे गए थे। मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक ने भी लंका, मिस्र, सीरिया आदि देशों में जो है संबंध स्थापित करके अपने दूतों को भेजा था। उन्होंने अपनी पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को एक धर्मदूत बना करके इन देशों में भेजा था। तो इस प्रकार राजदूतों के आदान प्रदान की व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। हालांकि इन दूतों का मूल कार्य रूप से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना और धर्म का प्रचार करना इत्यादि होता था। उस समय राजने को राज्य शिल्प का ही एक भाग माना जाता था और राजने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार था। अब बात करते हैं हम शुक्र नीति सार में राजने के बारे में क्या कहा गया है। शुक्र नीति सार है वो शुक्राचार्य द्वारा रचित है और इसमें राजा को सफल और समर्थ बनाने के परामर्श दिए गए हैं। इसके चौथे अध्याय में राजा, शत्रु, शासन कला इत्यादि का वर्णन किया गया है। शुक्र ने मंत्री को राजा की आंख, मित्र को कान, कोष को मुख, सेना को मन, दुर्ग को हाथ और राष्ट्र को पैर माना है। शुक्र के अनुसार दूत भी राजाओं के मंत्रियों में से ही एक होता है और दूत की योग्यताओं के बारे में उन्होंने बताया है कि वही व्यक्ति दूत बनने योग्य है जो अच्छी स्मृति वाला, देश काल का ज्ञाता, योग्य, कुशल और निर्भीक हो। इसके साथ ही शुक्र ने भी अंतर्राज्यीय संबंधों को स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत, षाढ़गुण नीति और नीति के 4 उपायों का अवलंबन करने की प्रेरणा दी है। किरातार्जुनीय में दूत को राजा का मित्र माना गया है और उसे परामर्श दिया गया है कि उसे राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, अर्थात जो राजदूत है वो स्वामीनिष्ठ होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए। राजा संधि को भंग करने के लिए भंग भी कर सकता है और लेकिन भंग करने के लिए आवश्यक है कि उस संधि में कोई दोष हो। ऐसी संधि जिसमें कोई दोष हो, ऐसी दोषपूर्ण संधि को भंग करने वाला राजा दोषी नहीं माना जा सकता। विवेक और शांति राजा के प्रमुख गुण बताए गए हैं। राजा को अपना क्रोध, अहंकार त्याग करके और ठंडे दिमाग से अपने जो है संबंध है उनका संचालन करना चाहिए। अपने शत्रु और मित्रों का आकलन करना चाहिए। सोमदेव सूर्य कृत नीति वाक्यामृत, इस जो कृति है, ये जो कृति है, इसको राजने का भंडार माना जा सकता है। इसमें भी दूतों के बारे में वर्णन किया गया है कि दूतों में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दूतों की योग्यता का वर्णन करते हुए सोमदेव उनसे अपेक्षा करता है कि दूत वाक्पटु, कुलीन, प्रतिभा संपन्न, दक्ष और बुद्धिमान होने चाहिए। दूत का कर्तव्य है कि अपने शासन के प्रति वो स्वामी भक्त रहे, स्वामीनिष्ठ रहे और दूसरे राज्य में फूट डालकर असंतुष्ट वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास करे। इसमें बताया गया है कि दूत चाहे कैसा भी हो, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, चाहे उसके कार्य कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसको वध नहीं किया जाना चाहिए, उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भी दूत की अवध्यता का सिद्धांत है वो हमें देखने को मिलता है। कामंदकीय नीतिसार में भी कामंदक द्वारा राजने के कुछ
जो विशेष उपबंध हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जो कामंदक है वो कौटिल्य से प्रेरित थे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पश्चात कामंदकीय नीतिसार और शुक्र नीतिसार है, ये राज्य और शासन के संबंधों में अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कामंदक राजा को सर्वोच्च या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। उसने राजा के गुणों और दुर्गुणों का वर्णन किया है। कामंदक दूतों की नियुक्ति के बारे में भी बताता है कि राजा को अपने अभीष्ट की सिद्धि करने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए दूतों की नियुक्ति करनी चाहिए। उसके अनुसार वही व्यक्ति दूत नियुक्त किया जाना चाहिए जो चतुर, बुद्धिमान, परिश्रमी और तार्किक हो। दूत का मूल कार्य होता है पर देश का ज्ञान प्राप्त करना। तो कहता है कि जो दूत को दूसरे देशों का ज्ञान प्राप्त करके राजा को समय समय पर सूचना देनी चाहिए। कामंदक दूत को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि दूत राजा की आंखों के समान है, इसलिए जिस राजा के पास दूत नहीं है वो राजा अंधे व्यक्ति के समान है। वो गुप्तचरों को भी दूतों की ही संज्ञा देता है। द्रविड़ साहित्य में राजने का जो वर्णन मिलता है वो हमें द्रविड़ साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक तिरुवल्लुर के द्वारा रचित जो ग्रंथ कुराल है उसमें मिलता है। कुराल में राजदूतों का एक पूरा अध्याय है। इसमें एक आदर्श राजदूत के बारे में बताया गया है कि एक आदर्श राजदूत को उच्च कुलीन होना चाहिए, मृदुल स्वभाव वाला होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, उसे अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और विदेशी राजा के प्रति शिष्टाचार भी उसके अंदर होना चाहिए। और उसका कार्य अपने राजा के लिए सूचनाओं का एकत्रित करना और अपने राजा के हित का सिद्धि करना होता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन भारत में भी जो राजने हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। दूतों को जो आज भी है कि दूत राजने के प्रमुख अंग है, दूतों के द्वारा ही राजने का कार्य होता है, उसी प्रकार उस समय भी राजदूत थे, दूत थे, गुप्तचर थे, वो राजने में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जिसमें हम मौर्य काल में जो राजने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और कौटिल्य का क्या योगदान है राजने में, उस पर भी हम